Hello friends, Namaste. Myself Shalini Singh. So welcome to my channel Diksha Anusandhanam. First of all, I would like to thank all the person who write me a beautiful comments. Anubhav, Samuel, Ruby, Vivek, Shivani, Niharika, Kanchan, Kiran, Prakti, Kunal, Shikha, Abhay, Amit, Syed, Siddharth, Pushkar and Vishu. आपके इतने अच्छे अप्रिशिएबल कमेंट आए और इतनी ब्यूटीफुल तरीके से आपने जो लिखा है, लाइक्स दिए एंड बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि 2 दिन में ही आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स किया. सो बाय हार्ट आई एम अगेन थैंक्स टू थैंक आई वांट टू थैंक्स टू ऑल. So student, today in this session we are going to study about how can we write a good review paper. ओके इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में बनाया है. पहला जो पार्ट है हमारा वो एक पूरा पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट कर देगा ताकि जो कि आपको काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करेगा, और सेकेंड पार्ट में हम डिस्क्रिप्शन वाइज जाएंगे. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड. सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज रिव्यू. सो रिव्यू इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, री प्लस व्यू. तो री का मतलब होता है रिपीटिशन. कहीं पे भी आप रिपीट कोई चीज़ होती है तो हम री वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, और व्यू का मतलब आपका विजन है, आपकी एनालिसिस है, उसको बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है, अ फॉर्मल कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस. ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस. इसका मतलब आपको एनालिसिस करनी है, कैसी करनी, कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव का मतलब कुछ आपको एड ऑन करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस करनी है. एंड असेसमेंट ऑफ लिटरेचर. ठीक है, और उसके साथ ही लिटरेचर का असेसमेंट करना है. इसका मतलब कि आपको क्या करना है, उसमें क्या लूप होल्स हैं, क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी फोकस आउट नहीं की गई हैं, उनको भी फॉलो करना है. ऑफ एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लिटरेचर, एनी सब्जेक्ट. ओके, अच्छा ठीक है. अब 3 चीजें थी ना, मैंने आपसे कहा ना, कॉन्स्ट्रक्टिव एनालिसिस करनी है, असेसमेंट करना है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का. ठीक है, तो अब ये कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस और जो असेसमेंट करेंगे ये कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने रिव्यू में कंपैरिजन कर सकते हैं, समरी दे सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और कंक्लूजन कर सकते हैं. किसी भी रिव्यू को शेप करने का काम कंक्लूजन करता है, इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है. तो कंक्लूजन के बारे में हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफ में. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सो नाउ दिस स्लाइड डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ द रिव्यू आर्टिकल. क्या रोल होता है रिव्यू आर्टिकल, हम लिखते क्यों हैं, जरूरत क्या है उसकी, अगर हम ना लिखें तो क्या हो जाएगा, और रिव्यू आर्टिकल लिखने से क्या होता है. तो सबसे पहला क्या होता है, टू कंसोलिडेट लिटरेचर. जब आप रिव्यू लिखते हैं तो क्या होता है कि जितना भी आपका लिटरेचर जो सारी लिटरेचर अवेलेबल होते हैं, वो सारे लिटरेचर को आप एक जगह पे पुल आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो पुल आउट करने का काम जो होता है वो किसके थ्रू होता है, रिव्यू के थ्रू होता है. अब जैसे यहाँ पे मैं एक और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी स्पेशली साइंस स्टूडेंट के लिए. आप जो भी रिव्यू पेपर या प्रीवियस ईयर के जो भी आप पेपर्स हैं या रिव्यू आर्टिकल्स हैं, या आपको कुछ भी सर्च करना है उससे रिलेटेड, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप जाके एनसीबीआई पे सर्च कर सकते हैं. ठीक है, और वहाँ पे आपको पबकेम मिलेगा जहाँ पे आपको प्रोटीन से भी रिलेटेड डेटा बैंक है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी. ठीक है, तो पहला क्या था, टू कंसोलिडेट लिटरेचर. अब जब आपने पुल आउट कर लिया, कलेक्ट कर लिया, गैदर कर लिया इन्फॉर्मेशन को, तब आपको क्या करना है, आपको उसको इवेल्युएट करना है लिटरेचर को. इवेल्युएशन कैसे करेंगे, इवेल्युएशन का मतलब हो गया कि आप उसको देख रहे हैं और आप उसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिव्यू है इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनकी आपको कमी लग रही है. ठीक है, थर्ड क्या हो रहा है कि आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ट्रेंड्स देख रहे हैं लिटरेचर का. देखिए पैटर्न को आइडेंटिफाई करना यहाँ क्या है वो समझिएगा बहुत ध्यान से, कॉपी पेन लेके बैठना, ये जितने भी चीजें बताई जा रही हैं उनको ध्यान से आपको समझना होगा. ठीक है, आइडेंटिफाई करना है पैटर्न को, इसका मतलब ये देखना है कि पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट को लेके जो भी टॉपिक है, जो भी चल रही है, उससे रिलेटेड किस एस्पेक्ट पे बात की जा रही है. ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो भी लिटरेचर अवेलेबल है उसमें किस एस्पेक्ट को फोकस किया गया है, क्या और उनका ट्रेंड क्या रहा है लिटरेचर का. ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई प्रोटीन है फॉर एग्जांपल, उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में तो काफी कुछ डिस्कस हुआ है, लेकिन उसके फंक्शनल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है. तो आपने क्या किया, आपने उस चीज को, ट्रेंड को समझा, पैटर्न को आइडेंटिफाई किया. ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है कि क्या पार्ट डिस्कस किया जा रहा है और कौन सा पार्ट एक जो है जिसके बारे में कम स्टडी हुई है. ठीक है, तो अब जब आप ये 3 चीज करते हो ना,
पहला क्या था, कंसोलिडेट लिटरेचर, तो आपने इन्फॉर्मेशन को पुल आउट कर लिया, आपने उसको इवेल्युएट किया, और तीसरा पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया। जब आप ये 3 चीज कर लेते हो तो यू हैव डेवलप द कैपेबिलिटी। क्या कर सकते हैं, अब आप कैपेबिलिटी डेवलप कर चुके हो कि आप न्यू चीजों को सिंथेसाइज कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसी से। एग्जैक्टली यही रोल ही होता है, ठीक है। तो आप नई चीजों को सिंथेसाइज कर सकते हो, ठीक है। और फिर लास्ट, टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप। जैसा कि मैंने कहा, जब आपने पैटर्न को पढ़ लिया है तो रिसर्च के जो गैप है वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि, और रिकमेंड करते हो न्यू रिसर्च एरिया। मैंने आपको प्रोटीन का एग्जांपल दिया, प्रोटीन के एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे, उस पर्टिकुलर प्रोटीन के स्ट्रक्चर बेसिस पे बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन उनके फंक्शनल एस्पेक्ट पे बातें नहीं हुई हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके फंक्शनल एस्पेक्ट को न्यू रिसर्च एरिया की तरह रिकमेंड कर सकते हैं। आप शायद आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। So now 6 steps involved in review writing। ये मैंने बहुत मेहनत से स्लाइड प्रिपेयर की है ताकि आपको चीज़ों को समझ में आ सके। ये मेरे अपने थॉट प्रोसेस है, जो मुझे लगता है कि किसी भी रिव्यू को लिखने के लिए अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जो बच्चे रिव्यू आर्टिकल लिखना चाहते हैं वो इसी के साथ, इन्हीं थॉट प्रोसेस के साथ आगे जा सकते हैं। मैं उनको ये बोलूँगी कि वो इन 6 स्टेप को अच्छे से समझ लें और इसी को फॉलो करते हुए वो रिव्यू राइटिंग मेरे साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, रीडिंग ऑफ अवेलेबल लिटरेचर। मतलब अभी आप क्या करोगे कि पहला काम आपका ये होना चाहिए कि जितना भी अवेलेबल लिटरेचर है, मैंने आपको एनसीबीआई का एग्जांपल दिया कि अगर आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आपको एनसीबीआई पे मिल जाएगा। तो आप क्या करो कि एक पुल आउट इन्फॉर्मेशन का पहले एक पुल बनाओ, ठीक है, जितना भी अवेलेबल लिटरेचर है। दूसरा, अब उसको पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिव्यू लिखने जा रहे हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि रिव्यू लिखना है, एक हमको हेडिंग टाइटल मिल जाए और बस हम रिव्यू लिख देंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आपको कुछ लिखना है, कुछ समझना है, तो पहले उसके लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। तो सेकेंड स्टेप होता है कि डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब इंफॉर्मेशन को आपने पूल किया, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को गैदर जो आपने किया उसको पढ़ेंगे और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जा रही हूँ नैनोटेक पे लिखने, तो मुझे नैनोटेक के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, हाउ इट वर्क्स, क्या क्या उसके एप्लीकेशन होंगे। ये अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हो जानी चाहिए, क्योंकि जब ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी तभी आप एक न्यू व्यू पॉइंट अपना बना पाएंगे, ठीक है, या कंसेप्ट को डेवलप कर पाएंगे। तो थर्ड क्या हुआ, जब आप रीडिंग आपने कर ली, अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर ली, तब आपके दिमाग में ये आएगा कि इसमें क्या चीजों की लैक है, क्या क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो उसको लेके आप अपना व्यू पॉइंट बना सकते हैं, आप कंसेप्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये 3 चीजें हो गई, तीनों आपको ध्यान से समझ लेना है। तो अब चौथा क्या होगा कि जो भी आपने व्यू पॉइंट बनाया है, जो भी आपने लूप होल्स को सर्च आउट किया है, जो भी आपने प्रॉब्लम्स को फोकस किया है कि इस चीज की कमी रही है, इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुआ है या इस पे कम काम हुआ है, ठीक है, उसको लेके आप फोकस कर सकते हैं। और अब आप क्या करेंगे, अपने पर्सनल रिव्यू राइटिंग के लिए एक रफ मैपिंग बनाएंगे। ऐसा नहीं करना कि आप डायरेक्ट लिखने चले जाते हो, ऐसे कभी नहीं होता। आप पहले क्या करेंगे, एक रफ मैपिंग बनाते हैं, ठीक है, किसके लिए, अपने कंटेंट के लिए। तो रफ मैपिंग कैसे बनेगी, आप एक मेजर जो भी आपको एरिया है, तो आप उससे रिलेटेड क्या करेंगे, आप उसके रिलेटेड एक ब्रॉड हेडिंग बनाएंगे एंड देन उसमें छोटे छोटे टाइटल्स बनाएंगे कि इंट्रोडक्शन है, देन ये है, देन ये चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अभी यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो रफ मैपिंग बनानी है अपने कंटेंट के लिए, ओके। फिर आप क्या करना है, लोकेट योर सेल्फ एंड फॉलो योर मैप। अब जो आप मैपिंग कर रहे हो ना, इस मैपिंग को ही आपको अपने आप को लोकेट करना है, इस मैपिंग के सराउंडिंग। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खुद को लोकेट नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, अगर मैप बना, पहले तो मैप नहीं बनाते, वो डायरेक्ट लिखने बैठ जाते हैं। और अगर मैप बना भी लिया तो वो क्या करते हैं कि वो उसके सराउंडिंग घूमते रहते हैं, ये भी देख लें, ये भी देख लें, और ये सबसे बड़ी गलती होती। तो लोकेट योर सेल्फ एंड फॉलो योर मैप, ये बहुत जरूरी है कि आपने अपने आप को लोकेट करी, उस पर्टिकुलर टॉपिक से ना इधर जाना है ना उधर जाना है। जो आपने डिसाइड किया है, जो आपने प्रॉब्लम्स को देखी, आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही चीजें सोचनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रोटीन का बताया कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है, उसके फंक्शनल एस्पेक्ट को नहीं ध्यान
ध्यान दिया गया है या किसी पर्टिकुलर फंक्शनल एस्पेक्ट को नहीं ध्यान दिया गया है, तो आपको वो फोकस आउट करना है। अगर स्ट्रक्चर को नहीं किया गया तो आप स्ट्रक्चर को फोकस कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। और लास्ट होता है शेप योर रिव्यू विद अ कंक्लूजन। जब आप रिव्यू लिख लेते हैं तो आपके रिव्यू में कंक्लूजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि वो पूरा का पूरा उसे क्या करता है, शेप अप करने का काम करता है, ठीक है। तो वो आपको हमेशा ध्यान करना है कि ध्यान रखना है कि कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी रिव्यू राइटिंग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कंक्लूजन लिखते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ स्माइली बना के मैंने लिखा नाउ आई एम हैप्पी बिकॉज आई कैन सी माई टारगेट। जब आपको टारगेट दिख गया है तो आप क्या कर सकते हो, हिट इट कर सकते हो। तो अब क्या हुआ, अभी तक आप क्या थे, टारगेट लेस थे, आपको पता ही नहीं था करना क्या है। अब आपके पास ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या करना है, आपको यही फॉलो करना है। पहला क्या करना है, पुल आउट करना है एग्जिस्टिंग डेटा और लिटरेचर। जब वो हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपको उससे प्रॉब्लम्स को जो है उनको फोकस करना है। उन प्रॉब्लम्स को जब आप ड्रॉन कर लेते हो तो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आप क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। मैप ड्रॉ करेंगे एंड मैप ड्रॉ करने के बाद आप अपने आप को खुद को वहां लोकेट करके आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। और अगर आपने ये सिंपली स्टेप फॉलो किया तो आपको बिल्कुल ही कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हाँ हम रिव्यू लिख रहे हैं तो ये कैसे करें, ये कैसे करें। तो ये बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन को पुल आउट करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। देन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तब आप बाकी के प्रोसेस जैसे मैंने प्रीवियस स्टेप में बता दिया आपको फॉलो करना है, ठीक है। और ड्रॉ करना है इफेक्टिव कंक्लूजन उससे, ठीक है। तो इफेक्टिव कंक्लूजन, देखिए इसमें क्या होता है ना कि रिलेशन क्या होता है वो आप समझिएगा। मैं एक आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन बताती हूँ, जैसे जो इंफॉर्मेशन का पुल आउट है उसको आप समझिए कि वो एक मैं आपको कुम्हार और मिट्टी के रिलेशन से समझाती हूँ। जो पुल आउट का इंफॉर्मेशन है वो आपका क्या है, मिट्टी का काम कर रहा है, ठीक है। मिट्टी जो वो पुल आउट इंफॉर्मेशन है। अब उसको लेके जब आप कंसेप्ट डेवलप करना शुरू करते हो ना, प्रॉब्लम्स दिखाना शुरू करते हो, तो आप धीरे धीरे उसका क्या बना रहे हो, आप उसको शेप देने की कोशिश कर रहे हो। और जो उसकी प्रॉपर शेपिंग होती है वो कंक्लूजन करता है, ठीक है। तो उसको प्रॉपर जो शेप आता है उसका वो कंक्लूजन के थ्रू आता है। ये मैं आपको एक एक चीज रिव्यू में कि टाइटल कैसे करते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे होता है, मेन बॉडी में क्या करेंगे, मेन बॉडी में क्या लिखना, वो सारी चीजें मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी नेक्स्ट उसमें, ठीक है। अब जब आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया तो ऑब्जेक्टिव को हिट करने के भी कई तरीके, मतलब आप रिव्यू को लिखने के लिए 3 चीजें यूज कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग आपकी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, आप उसी इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड कर दीजिए। यहाँ पे एक्सटेंड का मतलब समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जिस पे भी वर्क कर रहे हैं वो उस पे 20 ईयर से रिसर्च वर्क चल रहा है, ठीक है, जो भी आपने टॉपिक उठाई है। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं क्रिस्पर कैस की बात कर लेती हूँ। तो क्रिस्पर कैस के ऊपर ऑलरेडी 20 ईयर से काम अगर चल रहा है या 15 to 20 ईयर से काम चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम 15 to 20 ईयर्स का टाइमलाइन बनाएंगे एंड देन हम क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे जो भी रिसेंट के ईयर है, ठीक, क्लियर। तो आपने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया इंफॉर्मेशन को, एक्सप्लेनेशन दिया सब्जेक्ट्स का और उसको अपडेट कर दिया, ठीक है। एक ही आप इस पे एक अलग रिव्यू लिख सकते हैं। दूसरा क्या करते हैं आप कि आप एक्सप्लेनेशन को एक्सटेंड मत करिए जो सब्जेक्ट का है, बल्कि उसकी जगह आप जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्रिस्पर कैस का बताया, तो क्रिस्पर कैस में वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, लूप होल्स हैं जो अभी तक टारगेट नहीं किए गए हैं, ठीक है, जो अभी तक देखे नहीं गए। मे बी उसका कोई फंक्शनल एस्पेक्ट हो, मे बी उसका कोई और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो, वो अभी तक टारगेट नहीं किया गया, तो आप सिर्फ उसको लेके पूरी की पूरी रिव्यू राइटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया। और थर्ड में आप क्या कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच बोथ, मतलब आप इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और उसके साथ आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को भी फोकस करेंगे और दोनों को मिक्स मैच कर देंगे, तो भी एक रिव्यू आपका बन सकता है। तो मतलब आप रिव्यू को 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला कि आपका जो ये मैंने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बताया कि आपकी रिव्यू में आप क्या क्या डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा रिव्यू हो सकता है जिसमें आप नॉर्मल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। दूसरा, आपने प्रॉब्लम को फोकस किया और उस प्रॉब्लम के ही बारे में बस डिस्कस किया है और उससे रिलेटेड आप रिसर्च पेपर को कलेक्ट करके काम कर रहे हैं। और तीसरा जो होगा वो आप दोनों को मिक्स एंड मैच कर दे रहे हैं, ठीक है। सो
एज यूजुअल मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो हम एक नए साइंस फैक्ट के साथ आएंगे. सो टुडे साइंस फैक्ट इज द ह्यूमन ब्रेन सेल्स इम्प्लांटेड इन रैट्स ऑफर रिसर्च गोल्ड माइन. ये आपकी ऑथेंटिसिटी के लिए और बाकी कोई चीज़ों के लिए हमने यहाँ पे सोर्स भी दे दिया है, एंड दैट इज दिस न्यूज़ इज फ्रॉम द हिंदू. अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है तो आप जाके द हिंदू में 13 अक्टूबर का पेपर है, उसको आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे माइस बना हुआ है, आपको लग रहा होगा कि मैम ने बताया ह्यूमन ब्रेन सेल और यहाँ माइस को इंजेक्शन किसी और पार्ट पे लग रहा है. तो इट्स फनी, इट्स ओनली इमेज है कि आपको जो वो बता रही है. ठीक है, सो डोंट टेक इट सीरियस. और मैं आगे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको शेयर करती हूँ. सो ये जो ह्यूमन ब्रेन सेल का इम्प्लांटेशन किया गया है, इसके सबसे पहले आप एडवांटेज समझिए. इसके दो एडवांटेज हुए हैं. साइंटिस्ट ने जो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, इंटीग्रेटेड ह्यूमन ब्रेन सेल को किसमें किया? न्यू बॉर्न रैट में किया. किसमें किया है? न्यू बॉर्न रैट में. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स थे, जैसे सीजोफ्रेनिया था, ऑटिज्म था, ऐसी जो डिसऑर्डर थे, इनको समझने में काफी हेल्प मिलेगी. ठीक है, पहला इसका एडवांटेज ये है. दूसरा क्या होता था कि जो ये कंडीशंस होती थी, इनको एनिमल्स में आइडेंटिफाई करना और स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होता था. ठीक है, आप एनिमल में स्टडी ऐसे नहीं कर सकते थे कि रैट को सिजोफ्रेनिया हो रहा है, ऑटिज्म हो रहा है. इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि उनका एक अलग ही वो होता है, रोल होता है. ठीक है, और आप ह्यूमन के ऊपर डायरेक्टली ये रिसर्च आप कर नहीं सकते थे, तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब हम ह्यूमन के ब्रेन सेल को, जो कि ऑटिज्म एंड सिजोफ्रेनिया की स्थिति में, अगर उसको हम एनिमल मॉडल के अंदर अब हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस करा के हम उसको स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके दो ये ऑब्जेक्टिव है. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये रिसर्च वर्क अभी ही स्टार्ट हुआ. इस रिसर्च वर्क को पहले भी शुरू किया गया था. इसमें एक्चुअली जब भी हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं, हम भी लैब में एक्सपेरिमेंट जब लगाते थे या करते हैं, तो क्या होता है, हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेते हैं. जरूरी नहीं कि एक ही बार में आपके रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए. समटाइम यू हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट, समटाइम यू गेट नथिंग. तो इट्स वेरी ऐसी होती है ना कि आप नहीं बोल सकते हो क्या आएगा. तो हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड ही चलता है. आप पहले एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, उसके रिजल्ट्स को देखते हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, आपको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अदरवाइज आप दूसरा अप्रोच फॉलो करते हैं. तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ. साइंटिस्ट ने पहला जो अप्रोच फॉलो किया था, उसपे उन्होंने क्या किया था, जो ह्यूमन ब्रेन टिश्यू थे उनको पेट्री डिश में ग्रो कराने की कोशिश की थी और सोचा था कि इससे हम स्टडी कर लेंगे. बट पेट्री डिश में ग्रो कराना, इट्स अ वेरी टफ टास्क. व्हाई? बिकॉज एक ब्रेन के अंदर जो उसके रीजन्स होते हैं, उनके बहुत सारे रीजन होते हैं और सबको पेट्री डिश में स्टडी करना ये बहुत प्रॉब्लमेटिक थी. चलो 1 मिनट को अगर आपने स्टडी कर भी लिया, पेट्री डिश में शुरू भी कर दिया, तो भी जो न्यूरॉन्स होते थे, जो अब ब्रेन सेल्स होती थी, उनको आप फेवरेबल कंडीशन एज यूजुअल आप ह्यूमन ब्रेन की तरह नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो आप पेट्री डिश में ग्रो करा रहे हो. ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ. तो न्यूरॉन्स ग्रो ही नहीं कर पाते थे उस साइज तक जो ह्यूमन ब्रेन में नॉर्मली वो ग्रो करते हैं. तो आप कैसे पेट्री डिश की स्टडी आप उसको आप एक किसी कंक्लूजन पे पहुंचते. तो इस अप्रोच को फॉलो किया गया, ये अप्रोच फेल कर गई. फिर दूसरे अप्रोच पे काम शुरू हुआ और इस लिमिटेशन से निकलने के लिए अब जो लीड ऑथर थे, जो रिसर्चर थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ह्यूमन ब्रेन सेल को ग्रुपिंग की, ऑर्गेनाइट्स जिसको बोलते हैं, और यंग रैट में इम्प्लांट किया. अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई कि जो यंग रैट होते हैं, ठीक है, रैट की जो एज होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब हमारा जो ह्यूमन का लाइफ स्पैन है वो ज्यादा है, रैट का लाइफ स्पैन बहुत कम है. तो जब आप ह्यूमन ब्रेन सेल को रैट के सेल्स में डालते, रैट के ब्रेन में इम्प्लांट किया जाता था, तो एक सर्टेन एज आने के बाद जो रैट में ब्रेन सेल्स डाले जाते थे वो डेवलप करना ही बंद कर देते थे. ठीक है, जब डेवलप ही नहीं हो पा रहा तो आप फिर क्या वापस से आप क्या करोगे, कैसे स्टडी करोगे. सो अगेन दिस इज द प्रॉब्लमेटिक. तो ये दोनों अप्रोच फेल हो गए. फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम जो न्यू बॉर्न रैट होंगे उसमें हम इम्प्लांटेशन करेंगे, तो उनको एक अच्छा एक्सपोजर टाइम मिलेगा और हम बेटर तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड जो हमारा साइंस फैक्ट है वो है इकेरिया.
ये एक न्यू कैटफिश स्पीसीज है। इसकी फोटो आप ये साइड पे देख सकते हैं। और ये यूपी एंड लखनऊ वालों के लिए स्पेशली बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये डिस्कवरी जो की गई है ये आईसीआर एनबीएफजीआर लखनऊ में हुई है। ठीक है, सैम्पलिंग जो हुई थी वो आपकी मैथ्यू डैम इन सलेम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से हुई थी, लेकिन इसका जो जो डिस्कवरी हुई है स्पेशली वो एनबीएफजीआर लखनऊ का काम है। तो कई बार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे जो भी साइंस फैक्ट डिस्कस करूंगी वो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपको एग्जाम में आईसीआर एनबीएफजीआर का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एनबीएफजीआर क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स। ठीक है, और ये आपको इसका सोर्स जो है वो आईसीआर के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। ओके, तो अगेन अब मूवमेंट, अब हम जाते जाते हम एक आपको मोटिवेशनल कोट्स मैं आपको बोलना चाहूंगी। ठीक है, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। ठीक है, ये बहुत सही बात कही गई है, क्योंकि आप अगर दूसरे आपको मोटिवेट करेंगे ना तो आप ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते, एक महीने, एक साल तक मोटिवेटेड रहोगे। बट अगर आपका सेल्फ मोटिवेशन होता है ना तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो ट्राई टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। ओके, एंड एक चीज और मैं कहूंगी, ये जो हमारी एज होती है ना इसमें बहुत ही फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि हम फोकस्ड आउट नहीं करते। तो मैं बच्चों को यही बोलूंगी कि आप अपने आप को फोकस करिए, अपने लाइफ के एक एक पार्ट को यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। अपना पूरा जो फोकस है वो पूरा लगाइए कि आपको लाइफ में कुछ गेन करना है। ठीक है, तो पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। ओके, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर। सो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए जितना हो सके। थैंक यू सो मच।